हाय एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने 3 से 4 महीनों में जितना भी आपने मेहनत किया होगा या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज एनसीईआरटी क्लास 12 का ओल्ड एडिशन से एंड न्यू एडिशन से हमने टोटल 10 चैप्टर से आपके जो जितने भी सिलेबस में मेन टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी क्लास 12 से मैच करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपका सारा जितने भी आपने पढ़ाई की होगी सब कुछ रिवीजन हो जाएगा सिर्फ एक सिंगल वीडियो से। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप सिर्फ सिंगल वीडियो देख लेते हो, आपका स्टेट क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, जो आपका पेपर 19 जून को है। तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब पे किसी भी पेड बैच में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित मिलेगा। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का, और जितने भी टॉपिक्स आपके पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे उस टॉपिक से आपको टॉप 50 टॉप 60 करके टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपने तैयारी को जल्द से जल्द पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया है। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका भारतीय समाज का परिचय। आप जाकर सिलेबस को जब आप देखते हो, पहला ही आपका टॉपिक से भारतीय समाज का परिचय। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है समानता, विविधता, एकरूपता, या ऑप्शन डी है सादगी। तो आपको पता होगा भारत जो है वो विविधता का देश माना जाता है। यहाँ पर तमाम धर्म और बहुत सारे भाषा बोली जाती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है। खुली, बंद, आंशिक रूप से खुली, या ऑप्शन डी है सख्त। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा बंद। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था किस पर आधारित है। धर्म पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, या ऑप्शन डी है शिक्षा शिक्षा पर। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा जन्म। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आधुनिकीकरण किसके साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक मान्यताएं, पश्चिमीकरण, साम्राज्यवाद, या ऑप्शन डी है सामाजिक सुधार। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है। याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा और कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। दो चीज़ इंडिया का कभी नहीं है, आपका राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय खेल। आपका हिंदी जो है, हिंदी एक आपकी राजभाषा है, ना कि आपकी राष्ट्रभाषा है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने जाति और वर्ग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एम एन श्रीनिवास। इसे आप जरूर याद रखिएगा। कल के वीडियो में हमने क्लास 11 के सारे चैप्टर के एमसीक्यू हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर कल का वीडियो प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य किससे है। संस्कृति का विकास, संस्कृति का परिवर्तन, संस्कृति का संरक्षण, या ऑप्शन डी है संस्कृति का आदान प्रदान। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संस्कृति का परिवर्तन। भारतीय समाज की किस विशेषता ने इसे एकता में बांधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में सवाल आपके मध्य प्रदेश में पूछा गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय समाज जो उनकी खासियत है विविधता, उसे
भारत समाज को इकट्ठा बांध के रखी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? इस्लाम, सिख, हिंदू या ऑप्शन डी है ईसाई। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा आपके हिंदू धर्म देखने को मिलते हैं और आपको पता होगा कि पिछले बार आपके एग्जाम में धर्म से और जाति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको क्लास 12 में जाति, धर्म सारे टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने शामिल किया है जो आपके पिछले बार एग्जाम में पूछे गए और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय समाज में ग्रामीण और शहरी समाज में मुख्य अंतर क्या है? शिक्षा, व्यवसाय, जीवनशैली या ऑप्शन डी है एंड धर्म। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन शैली। सेकेंड चैप्टर है आपका समाज और समाज शास्त्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि समाज शास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हो, यकीन मानो आपने जितना भी मेहनत किया हुआ 3 से 4 महीनों में या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिंगल टॉपिक सिंगल वीडियो आपको स्टेट पास करने के लिए आपको 100% आपको स्टेट क्वालिफाई कर देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप पूरे सारे क्वेश्चन को आप 100% याद कर लेते हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सिंगल वीडियो से देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समाजशास्त्र में एनोमी का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एमिल दुर्कheim। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज होते हैं, कोई भी वैकेंसी होती है, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाज शास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाज का अध्ययन, आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार या ऑप्शन डी है, प्रौद्योगिक विकास। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, समाज में सामाजिक नियंत्रण के साधनों में क्या शामिल नहीं है? कानून, मान्यताएं, परंपराएं या ऑप्शन डी है, अपराध। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समाज शास्त्र में संस्कृति का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, समाज शास्त्र में संस्कृति का मतलब सामाजिक रीति रिवाज माना जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समाज शास्त्र के किस दृष्टिकोण में समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समाज शास्त्र में सामाजिक अस्थिकरण का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है समाज का विभाजन, सामाजिक समानता, सामाजिक गतिशीलता या ऑप्शन डी है सामाजिक संघर्ष। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समाज में भूमिकाओं का क्या महत्व है? क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक कार्यों का निर्धारण। समाजशास्त्र में संवेदना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया या ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि समाजशास्त्र में सामाजिककरण का क्या महत्व है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्य और मान्यताओं का परीक्षण। जो भी आंसर डी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला टॉपिक से आपका सामाजिक संस्थाएं, चैप्टर नंबर 3, सामाजिक संस्थाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है समाज की स्थिरता, आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार या ऑप्शन डी है शैक्षिक विकास। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परिवार का प्रमुख कार्य क्या है? उत्पादन, प्रजनन और समाजीकरण, शिक्षा या ऑप्शन डी है मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि विवाह की किस प्रकार की प्रणाली में केवल एक पति और एक पत्नी होते हैं। पहला ऑप्शन है बहुपतित्व, बहुपत्नी, एक विवाह, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, बहुपतित्व वो होता है जिसके एक से अधिक हस्बैंड हो, उसे कहा जाता है बहुपतित्व। और बहुपत्नी मतलब एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी हो, उसे कहा जाता है बहुपत्नी। लेकिन सिर्फ एक पति और एक पत्नी को हम एक विवाह के नाम से जानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाज में धर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, समाज में धर्म का मुख्य कार्य सामाजिक एकता को बढ़ाना है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी सामाजिक संस्था समाज के नियमों और कानूनों को लागू करती है? परिवार, धर्म, शिक्षा, या ऑप्शन डी है सरकार। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार। सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की संरचना को समझना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक सुधार करना, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, सामाजिक मूल्य और मान्यताओं का संरक्षण और कौशल विकास, ये सब कुछ माने जाते हैं शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समाज में किस प्रकार की संस्थाएं अनौपचारिक होती है? आपको बताना है कि समाज में किस प्रकार की संस्थाएं इनफॉर्मल होती है। परिवार और मित्रता, सरकार और व्यवसाय, धर्म और शिक्षा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर इनफॉर्मल पूछा जा रहा है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार और मित्रता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक संस्थाओं में पंचायत का क्या महत्व है? न्याय और प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग, या ऑप्शन डी है मनोरंजन। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय और प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 10, किस सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है? पहला ऑप्शन है परिवार, सरकार, धर्म, या ऑप्शन डी है चिकित्सा संस्थान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना सिर्फ आपके चिकित्सा संस्थान का काम है। अगला चैप्टर है जाति और वर्ग। इस टॉपिक से आपके पिछले एग्जाम में 7 से 8 सवाल पूछे गए थे, तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का मुख्य आधार आप किसे मानते हो? जन्म, शिक्षा, व्यवसाय, या ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जन्म। जाति व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? गतिशीलता, अनिश्चितता, शक्ति, या ऑप्शन डी है लचीलापन। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जाति और वर्ग में क्या अंतर है? मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ कि जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा, जाति जो होती है आपके जन्म पर आधारित होती है, और जो आपका वर्ग होता है वो आपके आर्थिक स्थिति पर होता है। जैसे कि आप गरीब हो, अमीर हो, ये सब कुछ आपके इकोनॉमिक्स, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जाति जो होती है, आप जिस जाति में जन्म लेते हो, आपकी जाति वहीं पर निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन आपका इनकम कितना है, आपका फाइनेंशियल कितना है, उस पर डिपेंड किया जाता है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, या फिर आप मिडिल फैमिली में हो। ये सब कुछ दो मेजर डिफरेंस होते हैं जाति और वर्ग में, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वन व्यवस्था किस धार्मिक ग्रंथ में उल्लिखित है? वेद, पुराण, उपनिषद, या ऑप्शन डी है महाभारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेद। क्वेश्चन नंबर 5, किसने जाति के 4 प्रमुख वर्गों का वर्णन किया है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना। मनु ने आपके 4 प्रमुख वर्गों का वर्णन किया था जाति का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जाति व्यवस्था का कौन सा रूप भारत में प्रमुख माना जाता है? एक वर्ण, बहुवर्ण, वर्ण संकर, या ऑप्शन डी है वर्ण आधारित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया था? महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या ऑप्शन डी या आर्टिकल 17। तो याद रखिएगा आर्टिकल 17 आपको जाति आधारित भेदभाव को अवैध घोषित मानता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ग में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है? जाति में, वर्ग में, वन में या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर आप डी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, जाति और वर्ग के संबंध में क्या सत्य है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि जाति और वर्ग में संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो याद रखिएगा जो आपकी जाति होती है वो आपका बंद होता है, लेकिन जो आपका वर्ग होता है वो खुला होता है। कैसे? आप जिस जन्म में जिस जाति में आप जन्म ले लेते हो, मतलब आप जाति को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप समाज में बंधे हुए हो तो जिस जाति को उसे हम क्लोज मानते हैं। लेकिन जो आपका वर्ग है, गरीब अमीर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और अपना फाइनेंशियल स्टेटस आप क्या आगे जाकर बना लेते हो। मतलब वो ओपन होता है, आप चाहो तो कमाई करके अपना मेहनत करके आप अमीर बन सकते हो, लेकिन आप चाहो तो गरीब भी बन सकते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जाति जो होती है वो एक सामाजिक बंधन है, आपकी फैमिली, आपकी समाज जो आपको चेंज करने नहीं दे सकती है। तो इसलिए जो जाति होती है वो बंद होती है और आपका जो वर्ग होता है वो खुला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पे आपका सामाजिक परिवर्तन, एक और आपका बेहतरीन टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज का परिवर्तन। समाज में परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार, तकनीकी प्रगति या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो समाज में परिवर्तन करने के लिए प्रमुख कारक माने जा सकते हैं जैसे कि आर्थिक विकास, राजनीतिक सुधार और तकनीकी प्रगति। ये तीनों रीजन हो सकते हैं समाज में परिवर्तन के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन आप किसे मानते हो? शिक्षा को, धर्म को, राजनीति को या ऑप्शन डी या कला को। तो याद रखिएगा शिक्षा। शिक्षा आपके लिए और आपके समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सामाजिक परिवर्तन का। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया था? मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण का क्या महत्व है? आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औद्योगिकरण, तो इसका मतलब होता है आर्थिक विकास, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिमीकरण का तात्पर्य किससे है? पश्चिमी संस्कृति का प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रसार, पूर्व संस्कृति का प्रसार या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा पश्चिमीकरण का मतलब पूछ रहे हैं तो पश्चिमी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत में संघर्ष को प्रमुख माना गया है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समाज में परिवर्तन के लिए शिक्षा का क्या योगदान है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपके समाज में परिवर्तन के लिए शिक्षा का योगदान, सामाजिक मूल्य और उनके मान्यताओं का संरक्षण, ज्ञान और कौशल का विकास दोनों जरूरी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिकीकरण का तात्पर्य किससे है? तकनीकी प्रगति से, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी घटना महत्वपूर्ण रही है? स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति या ऑप्शन डी है सूचना क्रांति। ये सवाल आप इससे रट्टा जरूर मार लेना। ऐसे तो हर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जिनका पेपर 20 जून को है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे 100 क्वेश्चन आपको जुबान पे इसका आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सेम सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है तो इस पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद ज़रूर है।
तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो सारे लोग वीडियो लाइक करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। 3 से 4 दिन का मेहनत है और आपको 1 घंटे के अंदर आपको 3 4 दिन की मेहनत आपको 1 घंटे में दिखाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि आपका कमज़ोर है, या फिर अगले वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप सब कोई कमेंट में ज़रूर करना टॉपिक्स का नाम, जिस पे हम अगली वीडियो बना सकें। चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे, जो है समाजीकरण। एक और बेहतरीन टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अपडेट कीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रमुख एजेंसियों में क्या शामिल है। आपको मैंने कई बार बताया होगा समाजीकरण के 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी में आपका परिवार आता है और सेकेंडरी में आपका मीडिया और आपका विद्यालय आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है समाजीकरण की प्रमुख एजेंसियां, तो इस सब आपके समाजीकरण की एजेंसियां मानी जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राइमरी समाजीकरण का मुख्य एजेंसी आप किसे मानते हो। तो जस्ट मैंने आपको बताया प्राइमरी में आपका परिवार, सेकेंडरी में आपका मीडिया और विद्यालय आ जाएंगे। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे प्राइमरी समाजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माध्यमिक समाजीकरण का मुख्य क्षेत्र क्या है। पहला ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि आपसे माध्यमिक समाजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, समाजीकरण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब आप जन्म लेते हो तब से आपका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आपकी समाजीकरण होती रहेगी। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कब से स्टार्ट होता है, तो सबसे आपका निचला स्तर दिया गया है बाल्यावस्था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता सेंसरी मोटर का, तो हम एक सेंसरी मोटर को हम टिक आउट करते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किसने समाजीकरण के आई और मी सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स कुली, जॉर्ज हॉवर्ड मीड, सिगमंड फ्राइड, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जॉर्ज हॉवर्ड मीड। क्वेश्चन नंबर 7, समाजीकरण में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कारक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक, या ऑप्शन डी है राजनीतिक कारक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कारक। समाजीकरण के दौरान व्यक्तियों को कौन सा कौशल प्राप्त होते हैं। भाषा कौशल, सामाजिक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समाजीकरण के अध्ययन का महत्व क्या है। तो याद रखिएगा समाजीकरण का अध्ययन समाज की संरचना को समझना, उनके व्यवहारों को समझना और उनके समाज में परिवर्तन को समझना, ये सारे रीजन आपके समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका समाज और लैंगिकता। इस टॉपिक से आपके 3 से 4 सवाल पूछे गए थे पेपर में, तो हर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, समाज में लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। आपने देखा होगा लैंगिक विभाजन, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जिसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा समाज में लैंगिक विभाजन का अर्थ माना जाता है पुरुष और महिला के बीच का भेद, ऑप्शन ए। लैंगिकता का अध्ययन में कौन सी शाखा शामिल होती हैं। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा लैंगिकता आपको समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान तीनों की शाखा मानी जाती है, इसलिए आपको लैंगिकता आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है।
क्योंकि ये समाज को दर्शाता है, समाज के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे समाजशास्त्र में शामिल किया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लैंगिक समानता का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? तो याद रखिएगा क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी के लिए समान अवसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? तो याद रखिएगा लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण आपके सांस्कृतिक मान्यताएं को माना जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? शिक्षा, कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान। तो ये तीनों रीजन आपके लैंगिक असमानता को अगर खत्म करना है तो आपको शिक्षा और कानूनी सुधार और जागरूकता तीनों पे काम करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक भेदभाव के लिए खिलाफ किसने सबसे पहले आवाज उठाई थी? सावित्रीबाई फुले ने, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी है कल्पना चावला। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। किसने लैंगिकता के नारीवादी दृष्टिकोण का विकास किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, सिमोन या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इसे आप जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिकता के अध्ययन में पितृसत्ता का क्या अर्थ माना जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषों का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 9, लैंगिकता का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक समानता को प्राप्त करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिकता का अध्ययन में कौन सी अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है लैंगिक भूमिका, लैंगिक पहचान, लैंगिक भेदभाव या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 है काम काज और आर्थिक जीवन। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के ओल्ड एडिशन से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को भी करा दिया जाए, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आर्थिक जीवन में कार्य का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है आय अर्जन, सामाजिक मान्यता, आत्मनिर्भरता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य किसे आप मानते हो? उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक समानता, आर्थिक संतुलन या ऑप्शन डी है राजनीतिक सुधार। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, औद्योगिकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है शहरीकरण, ग्रामीण विकास, कृषि विकास या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो आपने देखा होगा जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, कितने भी औद्योगिकरण होते हैं, सब आपके शहरीकरण में होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित कार्य या ऑप्शन डी औपचारिक अनुबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आर्थिक असमानता का मुख्य प्रभाव आपको आर्थिक वृद्धि, रोजगार के अवसर और संस्कृति प्रसार सब पे पड़ते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक असमानता के मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा में अंतर, जब आपको शिक्षा में अंतर होगा, सामाजिक भेदभाव होंगे और आर्थिक नीतियाँ चेंज होगी, तो इसके असमानता के कारण माने जा सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने पूंजीवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पूंजीवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन आपको एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप पीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आर्थिक उदारीकरण का क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक नियंत्रण को समाप्त करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले को किस प्रकार के समस्याओं को सामना करना पड़ता है? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। उसमें सुरक्षा में कमी, वेतन में कमी और उनके कार्यों की परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक विकास के लिए कौन सा कारक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो याद रखिएगा, तकनीकी प्रगति, श्रम विभाजन और पूंजी निवेश, ये तीनों कारक काफ़ी आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका वैश्वीकरण है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाकर सिलेबस देखोगे तो इस सिलेबस में टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त होना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार, सांस्कृतिक एकरूपता, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। जो भी आंसर डी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार। वैश्वीकरण का प्रमुख लाभ क्या है? आर्थिक विकास, संस्कृति प्रसार, रोजगार के अवसर, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैश्वीकरण के प्रभाव में क्या शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपसे शामिल नहीं है पूछा गया है, तो याद रखिएगा सामाजिक समानता आपके वैश्वीकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्वीकरण के विरोधी किस कारण से चिंतित है? तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के तहत कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक इफेक्ट हुआ? पहला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? विकासशील देश पर, विकसित देश पर, अविकसित देश पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। जब भी ऑप्शन आपको डी देख देता है तो लालच में आकर डी आंसर आप टिक आउट मत कर देना। ध्यान से डी आंसर टिक आउट करने से पहले सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखना, उसके बाद आप आंसर डी टिक आउट करना। ऐसा ना कि आपको लगे जल्दबाजी में डी ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ दिस, आप उसे टिक आउट करके चले जाते हो। और जहाँ भी आसान क्वेश्चन दिखे आप उससे प्रॉपर टाइम देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आपको एक नंबर डुबा देते हैं, क्योंकि आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपको लगता है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है, और उसमें आप गलत कर देते हो। लेकिन जो आपका एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी आइडिया होता है क्वेश्चन काफ़ी आसान उसने बनाए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा ट्रिकी ऑप्शन देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए आसान क्वेश्चन में भी आप प्रॉपर टाइम देकर सारे ऑप्शन को रीड करने के बाद ही आंसर टिक आउट करना हो। जल्दबाजी में कोई भी आंसर को टिक आउट नहीं करना है, और पेपर देते समय बिल्कुल भी ज़्यादा गपशप नहीं मारना है। जो बगल में आपके फ्रेंड्स या कोई भी इंसान मिलता है उससे आप गपशप करने लगते हो। मुझे मानना है, मेरा मानना है कि जब आप गपशप करते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और आपका माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाता है, काफ़ी आरामदेह फील्ड में चला जाता है। इसलिए ज़्यादा गपशप नहीं करना चाहिए, खुद को शांत रखो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, और खुद को जितना कूल रखोगे उतना आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। तो ज़्यादा हल्ला शोर, ज़्यादा गपशप मारने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि आपका जो सिग्नल जो माइंड होता है वो माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलप, उतना ज़्यादा दिमाग क्रिएटिव नहीं हो पाता है। इसलिए खुद को ज़्यादा शांत रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, और काफ़ी ज़्यादा आप कूल माइंड जाकर पेपर देना, आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्वीकरण के कारण किससे महत्व बढ़ गया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्कृति प्रमुख हो गई है? तो याद रखिएगा पश्चिमीकरण, पश्चिमी संस्कृति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण के लिए। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। पिछली बार आपके एग्जाम में पश्चिमी संस्कृति से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आप बार बार रिपीट जरूर याद करना, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन कौन सा है? WTO, या ऑप्शन डी है UN, या ऑप्शन सी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन WTO को माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण का किस प्रकार की नौकरियां में वृद्धि हुई है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक, या ऑप्शन डी है सरकारी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में इससे काफ़ी ज़्यादा नौकरियों में वृद्धि हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आपका IT सेक्टर हो गया, इस सब में AI, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है आपकी नौकरी में।
अगला चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है जनसांख्यिकी और समाज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जनसंख्या से ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जनसंख्या से रिलेटेड, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या का अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अध्ययन, समाज का अध्ययन, या ऑप्शन डी है राजनीति का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व का मतलब माना जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करो बिहार का जनसंख्या घनत्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीके और जीएस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनसांख्यिकी में मृत्यु दर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है प्रति हजार लोगों में प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या। ऑप्शन बी है प्रति लाख लोगों में प्रति वर्ष मरनों की। तो याद रखिएगा जनसांख्यिकी में चाहे आपका मृत्यु दर हो, चाहे आपका पॉपुलेशन की जनगणना हो, सब कुछ निकाला जाता है प्रति हजार लोगों पे। जो भी जनसंख्या निकालनी हो, चाहे आपकी मृत्यु दर हो गई, चाहे आपकी जनसंख्या हो गई, चाहे आपकी जाति हो गई, सब कुछ निकाला जाता है हजार लोगों पे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनसांख्यिकी में जन्म दर का क्या अर्थ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, प्रवासन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जनसांख्यिकी में प्रवासन का क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवासन। आपने देखा होगा बिहार के और यूपी के मैक्सिमम लोग आपके प्रवासी होते हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए, वहाँ पर जाके काम करते हैं, इसलिए उसको माना जाता है प्रवासन। और आपसे पूछा भी गया प्रवासन का तात्पर्य, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसांख्यिकी में शिशु मृत्यु दर का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर की जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या में आयु संरचना का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या की आयु वितरण का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, जनसांख्यिकी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट हमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी है, तो प्लीज़ आप सब कोई जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगले टॉपिक्स में आप अगला वीडियो, क्योंकि आपका पेपर 19 को है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बच रहा है, 17 और 18। तो इस 2 दिन में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो खत्म होने के बाद कि आप क्या चाहते हो 2 दिन में आपको क्या कराया जाए, जिससे आप और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। जो आप सजेस्ट करोगे, जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, उसे हम ज़रूर उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब पे किसी भी पैड बैच में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि इसे बनाने में मेरा खुद की मेहनत लगी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपका बिहार स्टेट और बीपीएससी कैसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका पेपर दिया हुआ है, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन को सेट किया है, जिससे आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न सवाल देखने को मिले, इसकी कोशिश मैंने पूरी भरपूर की है। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अगर आप करते हो तो लाइक शेयर से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या वृद्धि के कौन से प्रभाव होते हैं? आर्थिक दबाव, पर्यावरणीय समस्याएं, सामाजिक तनाव, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये रहा एनसीईआरटी क्लास 12 का
न्यू एडिशन एंड ओल्ड एडिशन के टॉप 10 चैप्टर, टोटल हमने 100 एमसीक्यू किए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपने 3 से 4 महीनों में जितनी भी पढ़ाई की हो या आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप सिंगल वीडियो देख लेते हो, आज का वीडियो और कल का वीडियो क्लास 11 का, तो आप यकीन मानो आपका सिलेबस का जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ इस 2 वीडियो में हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। और ऑलरेडी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके पिछले एग्जाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, यकीन मानो आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट और बीपीसी का सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा कैसे आप पेपर क्वालिफाई करते हो। मैक्सिमम बच्चे पेपर क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता है। तो आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा कैसे आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे क्या करना होगा, सिर्फ 251 रुपीज़ के अंदर। तो लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो कि काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, इतना कम जितना आपके पॉकेट मनी का डेली का खर्चे से काफ़ी कम रेट में है। तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, आपको वैकेंसी होती है, सब कुछ यहाँ पर अपडेट आपको कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।